नमस्कार, मेरा नाम आदर्श है और मेरे साथ जुड़े हैं सुनील शुक्ला सर, जो कि एक आरजे रह चुके हैं अमूमन कई सारे क्षेत्र में। आप चाहे आकाशवाणी में ले लीजिए या रेडियो मिर्ची में, हर तरीके की आवाज़ को सुनने के साथ साथ हम सर से ये जानना चाहेंगे कि इनकी जर्नी कैसे प्रारंभ हुई। आप आरजे में क्यों जाना चाहें या क्यों ही लगा कि आपको आरजे में जाना चाहिए? आपका नाम सर? मेरा नाम आदर्श सांकृत है। आदर्श जी, आदर्श सांस्कृत जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतनी भीड़ में मुझे चुना बातचीत करने के लिए और अपना ब्लॉग बनाने के लिए और अपना कंटेंट क्रिएट करने के लिए। आपने मेरी जर्नी की बात कही। वैसे तो मेरा ऐसा कोई अभी बड़ा अचीवमेंट नहीं है, लेकिन आप जागरण फिल्म फेस्टिवल में मेरी एंकरिंग के बाद जो आपका फीडबैक मुझे मिला है, उससे मैं अपने आप को बड़ा समझने लगा हूँ, राइट? क्योंकि आपके दिल में मेरी थोड़ी सी जगह बनी है। तो पहला तो लर्निंग यही है कि अगर आप अपनी कला से, अपने प्रयास से, अगर आप अपनी ऑडियंस के दिल में इतनी सी भी जगह बना ले रहे हो, इतनी सी भी, तो उसी जगह को आपको रिपीट करना है। समझ रहे हो आप? जी जी, बिल्कुल। मतलब आपने क्रैक कर लिया है कि ऑडियंस क्या पसंद कर रही है। जैसे आप में ऑडियंस में आपके विद्यार्थियों ने कहा कि भाई जब आपने बिग बॉस की एक्टिंग की, बिग बॉस की आवाज निकाली, तब मैं तुरंत कनेक्ट हो गया। जैसे ना ब्लूटूथ जुड़ जाता है ट्यूनिंग के साथ, तो ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट था। जैसे ही मैं बिग बॉस बोल रहा हूं, आप सभी कंटेस्टेंट से अनुरोध है कि आप सभी कन्फेशन रूम में आ जाएं, ठीक है? ऐसे मैंने शुरू किया था। तो हॉल में, चूंकि हॉल बड़ा है, इसलिए वहां पे और ज्यादा एको हो रही थी आवाज, राइट? तो वो जो टेक्निक है अपने ऑडियंस को अपने से जोड़ने का, क्योंकि सबसे पहला काम होता है कि अगर कोई आपको जुड़ा ही नहीं है, आपसे कोई इत्तेफाक ही नहीं रख रहा है, आप कहीं और जा रहे हो, ऑडियंस कहीं और जा रही है, तो कोई भी आपको सुनने वाला नहीं बचेगा, राइट? पहले आप ऑडियंस को जानो कि भैया किस बैकग्राउंड के हैं, क्या चाह रहे हैं, जो चाह रहे हैं वही परोस दो, दुनिया आपकी है। तो आपने कहा कि जर्नी की शुरुआत मैं अपने ग्रेजुएशन की बात करता हूँ, क्योंकि मैं टीचर का लड़का था और एक गांव में मेरे पापा टीचर थे, तो गांव में मेरी भी प्रतापगढ़ के एक गांव का मैं रहने वाला हूँ। लेकिन बचपन में युवाणी सुना करता था रेडियो पे। अच्छा। युवाणी के बाद फिर रेडियो एफएम आ गया, है ना? एफएम भी सुना करता था। एफएम सुनते सुनते पहला मेरा सिलेक्शन 2005 में आकाशवाणी में युवाणी में हो गया। कहते ना, जो आप सोचते हो वही आप बन जाते हो। सुनते सुनते मैं युवाणी कंपेयर बन गया सन 2005 में। 2 साल मैंने युवाणी किया, उसके बाद 2 साल बाद रेड एफएम हुआ, अगर आप जानते हो। जी जी जी, रेड एफएम बजाते रहो। 2007 में के लास्ट में और 2008 में रेड एफएम जो है लॉन्च हुआ था पूरे यूपी में, 4 शहरों में, इलाहाबाद में, कानपुर में, बनारस में और लखनऊ में। उन चारों स्टेशनों में मैं रेड एफएम इलाहाबाद का आरजे सिलेक्ट हुआ सन 2008 में। 93.5 रेड एफएम। वहां से मेरी प्रोफेशनल जर्नी शुरू हुई, राइट? फिर 2011 तक मैंने रेड एफएम किया। 2011 तक रेड एफएम करने के बाद फिर मुझे लगा कि यार, पंखों को खोल, जमाना उड़ान देखता है ना? एक जगह पर आप अगर केवल आवाज रह जाओगे तो ट्रांजिएंट हो ना आप। आवाज सुना, आदमी भूल गया। 2 दिन बाद आपसे पूछेंगे भैया कौन एंकरिंग कर रहा था, आप सोचोगे अरे यार कौन था, कहाँ था। ये ट्रांजिएंट मीडियम आपको बार बार आपके दिमाग, ऑडियंस के दिमाग में आपको बैंग करना होता है कि हाँ मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, तब उसको याद रह जाते हो आप, राइट? तो 93.5 के साथ फिर मैंने काम किया। हमने कहा भाई अब पंखों को खोल की जमाना उड़ान देखता है, अब विजुअल में भी चलो। तो फिर 2012 के बाद फिर मैं 13-14 लखनऊ आ गया। लखनऊ में मैंने n नंबर ऑफ जो परफॉर्मेंस स्टेजेस थे, जैसे कि मंच की एंकरिंग हो गई, फेस्टिवल्स की एंकरिंग हो गई, और साथ में रेडियो, टीवी, आकाशवाणी, दूरदर्शन, इसके अलावा तमाम सारे जो एंकरिंग वाले प्लेटफॉर्म्स थे उनको मैंने सर्च करना शुरू किया। उसमें गवर्नमेंट के भी थे, प्राइवेट भी थे, मीडिया हाउसेस भी थे। तो सब ने लखनऊ में सबने मुझे एक्सेप्ट किया। पहला मेरा अचीवमेंट ये था कि आकाशवाणी लखनऊ मुझे एक्सेप्ट किया अपने ऑडिशन से, और जब मैंने ऑडिशन पास किया उसके बाद उन्होंने प्रॉपर प्लेटफॉर्म अपना प्राइम टाइम मुझे दिया, रात का 0 आवर शो, जिसको रजनीगंधा शो कहते हैं। 0 आवर शो, जब 0 घड़ी में बढ़ जाते हैं उसको 0 आवर शो कहते हैं। तो जब लखनऊ मुझे 0 आवर शो मिला एफएम में, एफएम रेनबो में, तब मेरे पंख और खुल गए, मेरी ऑडियंस और बनने लगे। हालांकि सोशल मीडिया में तब भी मैं सक्रिय नहीं था, क्योंकि अब सोशल मीडिया पावर है, राइट? उसके बाद मैंने कहा नहीं यार, केवल रेडियो से काम नहीं चलेगा। रेडियो तो मेरी पहचान है, लेकिन अब मुझे ऑडियंस के बीच में भी जाना पड़ेगा, आप लोगों के साथ आना पड़ेगा।
तब मैंने कहा अब मैं फेस्टिवल्स में जाऊंगा। मैं धन्यवाद करता हूं दैनिक जागरण का, दैनिक जागरण लखनऊ का, JFF लखनऊ 2025 का, कि उन्होंने लगातार 2 बार मुझे मौका दिया। मैं पिछले साल भी उन्होंने मुझे इनवाइट किया था कि आप आइए होस्ट करिए हमारे इवेंट। इस बार भी उन्होंने मुझे इनवाइट किया। इसका मतलब कहीं ना कि अगर 2 बार कहीं इनवाइट हो जाओ आप, इसका मतलब आप एक्सेप्ट हो गए हो, राइट? बिल्कुल सही। तो जागरण ने, साथ में जागरण की ऑडियंस ने मुझे एक्सेप्ट किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। बस इसी तरह से यात्रा चलती रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब ये तो दैनिक जागरण का जुरिस्डिक्शन है और उनके ऑफिशियल का जुरिस्डिक्शन है कि वो मुझे कहाँ मौका देते हैं और कहाँ नहीं। मैं फिलहाल यहाँ तक के मौके के लिए उनका हार्दिक शुक्रगुजार हूँ। जी। और सर आपसे ये जानना चाहते हैं कि खासकर ये जो युवा पीढ़ी है 20 से 25 की उम्र में ही जो इनका ग्रोथ होना रहता है, या अपने जीवन के ऊंचाइयों को छूना हो या फिर भटकना हो, ये वही उम्र होती है जहां 20 से 25 की उम्र कहा जाता है। अमूमन उस उम्र में आप क्या प्लान बी लेकर चलते थे, या फिर डायरेक्ट एक मेन स्ट्रीम लेकर चलते थे कि हाँ मुझे ये करना है, रेडियो में जाना है तो वही जाना है? भाई जैसे आपने कहा, जैसे मेरे एक दोस्त और ने कहा कि भाई हम किसान के बेटे हैं। हमारे पापा बहुत बड़े धनाढ्य नहीं थे, जैसे आप सब हैं, सब सामान्य लोग, अभी मैं भी सामान्य ही हूँ। तो उतना रिस्क मैंने नहीं लिया, सच्चाई ये है। मैंने हमेशा बैकअप रखा। हमने अपनी एजुकेशन वाली फील्ड भी अपने साथ रखी। हो सकता है यही नेगेटिव बैरियर हो मेरे फुल फ्लेजेड करियर में कि मैं एजुकेशन को भी साथ लेके चल रहा हूँ। मैंने BSc किया, फिर B.Ed किया, फिर MSc किया, फिर PhD किया, और वो भी केमिकल साइंसेज में, केमिस्ट्री में। सोचिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मेन स्ट्रीम से सीधा भटक कर नहीं, वो तो रूट थी मेरी, वो तो मेरा DNA में है भाई। जिसके पिता जैसे कहते हैं डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है ना, और मास्टर का बेटा मास्टर बनता है। तो मास्टर के बेटा था मैं। वो भी सोचते हैं कि मेरा बेटा मास्टर बने। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मास्टर बनने की एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है B.Ed और PhD, जो कि मैंने ऑलरेडी कर ली। अब मास्टर तो पता नहीं बन पाए कि नहीं बन पाए, सही, हालांकि मैं टीच भी करता हूँ, लेकिन अपने पैशन को मैं थोड़ा थोड़ा जीने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप सबका जो प्यार मिलता है, आप सबका रिएक्शन, पॉजिटिव रिएक्शन मिलता है, उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रोपेल होता हूँ कि इस फील्ड में मैं अपने आप को आगे ले जाऊँ। सर खास करके अब के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो लोग किस मुकाम पर पहुँचे या क्या करें? एक अपना कोर्स चूज कर लें अभी से कि क्या करना है, और किस प्रकार से उनको संघर्ष करने के लिए आप उनको बताएंगे? देखिए, हमारे ज़माने में चीज़ें बहुत लिमिटेड थी। जब हम बच्चे थे तो हमको बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी। आज सुबह यहाँ पे लिटिल करके एक सेगमेंट है छोटे बच्चों का, उसमें छोटे बच्चों के लिए प्रेरक फिल्में दिखाई जा रही। मैंने सिनेमा हॉल ही BSc 3rd ईयर में देखा था। संगीत गौतम दर्पण, अंदर तब भी नहीं गया था। 3rd ईयर में मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि भैया सिनेमा हॉल तो देख लो कैसे होता है। जो बंदा 20-22 साल का हो गया, सिनेमा हॉल तक नहीं देखा था, आज वो फिल्म फेस्टिवल को होस्ट कर रहा है। क्या बात, समझ रहे हो? मेरे लिए पर्सनली एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज के बच्चे कितने प्रिविलेज्ड है, सोचिए कि छोटे छोटे बच्चे हैं और उनको फिल्म फेस्टिवल में फिल्म देखने का मौका मिल रहा है। लेकिन हम क्या थे, हमारा स्ट्रगल ज्यादा था। लेकिन अभी आपने कहा कि जो नई पीढ़ी है उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे, तो नई पीढ़ी को ये मैसेज मैं देना चाहूँगा कि आपके पास इतने टूल्स हैं, इतने संसाधन हैं कि आप दुनिया को पलट सकते हो। लेकिन दुनिया को पलटने की कोशिश मत करना, क्योंकि आपके पास 20 से 30 की उम्र में बहुत ताकत होती है, बहुत एनर्जी होती है, और अब आपके पास मोबाइल भी है, इंटरनेट भी है, आपकी इमेजिनेशन को उड़ान देने का एक मौका भी है। इसलिए ये बड़ा क्रूशियल टाइम है। एक पीढ़ी, हम लोग की पीढ़ी अब जवान होकर छाकर धीरे धीरे अस्त होगी, नई पीढ़ी धीरे धीरे आ रही है, उग रही है। तो आपके उगने में जो भी चीजें बाधा डालती उसको मीट देना, क्योंकि अब हर चीज का स्कोप है, हर चीज का। अभी आपने कहा ना कि हम लोग गांव के हो, शहर के हो, स्मॉल टाउन के हो, बड़े शहर के हो, अमेरिका के हो, कनाडा के हो, कहीं के, अब आप छोटे से मोबाइल में हो। छोटा सा मोबाइल है, इतना बड़ा होता है। आप अपने आप में यकीन करो, अपनी परसिवरेंस पे यकीन करो, अपनी मेहनत पे यकीन करो। और हाँ, ये जो मोबाइल है ना, इसके चंगुल में घुसने की कोशिश मत करना। इसके
इसके प्रभाव में आने की कोशिश मत करना। क्यों? क्योंकि मैं भी इससे पीड़ित हूँ। मैं भी जब मोबाइल खोलता हूँ तो अपनी रील का रिएक्शन देखने के चक्कर में 250 रीलें और 2 घंटा मेरा चला जाता है। ये तो इसलिए वाकई सर। सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है। 20 से 30 की उम्र में कहते हैं ना कि 20 में आप वैसे दिखते हो जैसे आपके माँ बाप ने बनाया है, 30 में आप वैसे दिखते हो जो आपने खुद को बनाया है, और 40 की उम्र में आप ऐसे दिखते हो जैसा आपको समाज ने बनाया है। तो अब मैं उम्र के चौथे दशक में हूँ, और अब मुझे समाज, मेरी ऑडियंस, मुझे प्यार करने वाले लोग, मुझे मानने वाले लोग मुझे अपने आसपास चाहिए। इसी वजह से मैं विजुअल में आया हूँ। आप लोग जहां भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, अपने आप पे यकीन करिए, दुनिया आपको हाथों हाथ लेने के लिए, मोहब्बत के लिए बिल्कुल तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल जरूरी होता है, तो सेल्फ कंट्रोल आप लोगों के लिए भी जरूरी है और हमारे लिए भी जरूरी है। और मैं सर का ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सर, वेरी मच, धन्यवाद।